चलिए हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के शॉर्ट इंट्रोडक्शन को देखते हैं। जब एक लाइट एक पाथ को फॉलो करता है तब हम उसे रे कहते हैं और इसी टाइप के बंडल ऑफ रे को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। हम किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्शन के कारण देख पाते हैं। जब भी किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ता है तो वहाँ से वह लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में आता है और इस कारण से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि रिफ्लेक्शन के लिए हमारा जो सरफेस हो वो ओपैक होना चाहिए, यानी कि अपारदर्शी होना चाहिए जिसके आर पार देखा ना जा सके। जब हम रिफ्रैक्शन करते हैं तो रिफ्रैक्शन के लिए हमारा जो सरफेस होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि पारदर्शी होना चाहिए जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे कि वैसा कांच जिसके आर पार देखा जा सके, पानी या फिर डायमंड, ये सब हमारा रिफ्रैक्शन के लिए उपयुक्त है। वहीं पर जब हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो हम एक ऐसा सरफेस ढूंढेंगे, एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे जिसके आर पार देखा ना जा सके। आइए हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझते हैं। रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू फिगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक रे है, एक जो रे है हमारे पास, अगर हम किसी सोर्स ऑफ लाइट से जैसे कि सन से या फिर किसी टॉर्च से हम लाइट को किसी सरफेस पे मारते हैं तो वह लाइट हमारा इंसिडेंट रे कहलाता है और जब हमारा सरफेस पे पड़ता है तो वह फिर रिफ्लेक्ट होके रिटर्न हो जाता है, बस उसका दिशा चेंज हो जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही हमारा इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे पड़ता है तो वहाँ पर एक नॉर्मल क्रिएट होता है। यह नॉर्मल उस सरफेस के प्लेन की परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए नॉर्मल बनता है। और जो इंसिडेंट रे है किसी सरफेस पे पड़ता है तो वह नॉर्मल से एक एंगल बनाते हुए पड़ता है और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहीं पर जब हमारा रे रिटर्न बैक होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तब भी वह नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए रिटर्न होता है, रिफ्लेक्ट होता है और इस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। वहीं पर रिफ्रैक्शन में हमारा जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से हम लाइट जब किसी सरफेस पे डालते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमारा सरफेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो जैसे ही हमारा लाइट इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे भी हमारा नॉर्मल क्रिएट होता है जो कि सरफेस के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है और हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए सरफेस पे गिरता है। उसके बाद चूंकि हमारा ट्रांसपेरेंट है मटेरियल, इसीलिए हमारा जो इंसिडेंट रे है वो मटेरियल के इस पार से उस पार चला जाएगा, लेकिन उसमें कुछ डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाएगा, उसका दिशा कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए होता है। हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम हो सकते हैं, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम उसे कहते हैं जो हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, जैसे कि कांच हो, पानी हो, डायमंड हो, कुछ भी हो, तो वो हमारा डेंसर मीडियम है। और रेयरर मीडियम हमारा फॉर एग्जांपल एयर या फिर वैक्यूम हो। रेयरर मीडियम में μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता है और डेंसर मीडियम में μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम को बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये बताता है कि जब हमारा लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसमें क्या क्या चेंजिंग होता है। जब हमारा लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उस लाइट का स्पीड में कमी होता है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है और इसी स्पीड के स्लो होने के कारण वह जो लाइट है, वह जो रे है, वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होगा, सबसे पहले ये नॉर्मल क्रिएट करेगा तो यहाँ पर हमारा स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा और ये नॉर्मल से दूर भागेगा। ये हमारा रिफ्रैक्शन में होता है और ये रिफ्लेक्शन में। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के दो नियम है। पहला नियम दोनों के लिए सेम होता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है, वो सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। दूसरा भी दोनों का सेम ही कहता है, बस एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। हमारे पास दूसरा लॉ रिफ्लेक्शन में कहता है कि जब एक इंसिडेंट रे सरफेस पे पड़ता है और वह रिफ्लेक्ट करके बैक होता है तब वहाँ पर हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता है और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता है। यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बिल्कुल ही एक जैसा एंगल बनाता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम भी हमें यही कहता है कि जब एक इंसिडेंट रे सरफेस पे गिरता है तो वह नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हुए गिरता है, और जब वह ट्रांसपेरेंट मीडियम में इन करता है तो वह नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाता है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये टोटली डिपेंड करता है डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम पर, हमारा टोटली डिपेंड करता है। इस रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसी पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ऑफ रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम के। और यही बात हमें बताता है स्नेल्स का नियम कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो टोटली डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। आई होप कि आपको यह शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पसंद आया होगा। हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल मिरर। हम जब भी रिफ्रैक्शन करते हैं तो रिफ्रैक्शन में हमें ये पता करना होता है कि हम जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसका रिफ्रैक्शन होता है किसी मिरर पर तो उसका इमेज कहाँ बनता है। सपोज दैट कि हमने इतने डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है तो वह इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, यही सब हमें रिफ्रैक्शन के कैलकुलेटिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पता करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले फिगर को समझते हैं। यहाँ पर हमारा स्फेरिकल मिरर है जो कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से एक रे हमारे मिरर पे स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद हम जानते हैं कि हमारा जब एक रे किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करता है तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल क्रिएट होता है और वह नॉर्मल जब हमारा स्फेरिकल सरफेस में होगा तो वह नॉर्मल सीधे स्फेरिकल सरफेस के सेंटर को भी टच करेगा। तो यहाँ हमारा एक नॉर्मल सेंटर को टच किया हुआ है और हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। हमें पता है कि एक मिरर डेंसर मीडियम में आता है और हमारा एक ऑब्जेक्ट जो एयर में रखा हुआ है वो रेयरर मीडियम में आता है। यहाँ पर μ1 रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेयरर मीडियम एंड μ2 रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डेंसर मीडियम। यहाँ पर OM रिप्रेजेंट कर रहा है मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिसे U बताएगा, और MI रिप्रेजेंट कर रहा है मिरर से इमेज का डिस्टेंस जिसे V बताएगा। MC को रिप्रेजेंट कर रहा है R जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर, C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमें इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल ये कहता है कि हमारा कोई मिरर हो, लेंस हो, तो उसके पहले के जितने भी सारे चीज़ होंगे उन्हें हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हमारा मिरर और लेंस के बाद वाले चीज़ होंगे उन सभी को हम पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे और स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में हम साइन और टेन थीटा का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टेन थीटा का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि टेन थीटा हमें बेस के बारे में बताता है जो कि इस तरह से है। टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, और B ही हमारा है जो बेस बता रहा है, और यहाँ पर भी हमें इमेज और ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस फाइंड करना है, इसीलिए हम 10 का यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी ध्यान रखना होगा, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है। इन शॉर्ट में हमारा एक्सटीरियर एंगल हमारे अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल है उनका समेसन होता है। हम इसको यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कि हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे होना चाहिए। दूसरा नियम ये कहता है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा ये हमारा डिपेंड करता है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम पे, और यही चीज़ बताता है हमारा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि
हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यानी कि डेंसर मीडियम एंड मीडियम 1 यानी कि रेयरर मीडियम। हम यहाँ पे स्मॉल एंगल के साथ चलेंगे, तो जब हम स्मॉल एंगल के साथ चलेंगे तो साइन आई अपन साइन आर, सिंपली आई और आर हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। हम इस म्यू 1 को इधर ले आएंगे तो म्यू 1 के साथ आई आ जाएगा और म्यू 2 के साथ आर आ जाएगा। अब हमें यहाँ फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम फिगर में देख रहे हैं कि आई हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है और आर हमारा एक इंटीरियर एंगल है। तो आई हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो हम यहाँ जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल जो होता है इंटीरियर उसका समेशन होता है। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू हम देखते हैं हमारा जो बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, तो हमारा इंटीरियर एंगल अल्फा और बीटा है। तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब हमें निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच से निकलेगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आर गामा और बीटा है। तो बीटा हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर प्लस गामा। देन बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, तो यहाँ से आर निकल जाएगा बीटा माइनस गामा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें क्या करना है कि अल्फ़ा बीटा और गामा भी फाइंड करना होगा। तो चलिए हम अल्फ़ा बीटा और गामा फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा हमारा ये एंगल बना रहा है NOM को, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 10 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NM अपॉन OM। अल्फ़ा के लिए हो जाएगा NM अपॉन OM। अगेन बीटा के लिए हो जाएगा हमारा NM अपॉन MC। गामा के लिए हो जाएगा हमारा NM अपॉन MI। अब हम क्या करेंगे कि I और R में इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल में अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू पुट करेंगे। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा दिस एंड दिस, देन NM बाय OM प्लस NM बाय MC R इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस गामा, देन NM बाई MC माइनस गामा NM बाई MI, NM अपॉन MI। अब हमारे पास I और R है, तो सिंपली हम I और R को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो μ1 के साथ I और μ2 के साथ R है, तो μ1 में I को रखेंगे तो NM अपॉन OM प्लस NM अपॉन MC। μ2 के साथ हो जाएगा R, तो NM अपॉन MC माइनस NM अपॉन MI। हम देख रहे हैं कि NM यहाँ से भी कॉमन आ सकता है और यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, तो हम इसे कैंसिल करेंगे और μ1 को अंदर ले आएंगे और μ2 को भी। तो μ1 अपॉन OM प्लस μ1 अपॉन MC इज इक्वल टू μ2 अपॉन MC माइनस μ2 अपॉन MI। हम क्या करते हैं, इस MC और इस MC को एक साइड ले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा μ1 बाई OM, इसको हम ये साइड ले आते हैं, प्लस μ2 बाई MI इज इक्वल टू μ2 अपॉन MC माइनस μ1 अपॉन MC, μ1 अपॉन OM प्लस μ2 अपॉन MI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन MC। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 10। नाउ अब हम फिगर से कुछ इक्वेशन 10 को कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन 10 में हमारा OM है, तो OM रिप्रेजेंट करता है इमेज और मिरर के बीच की दूरी को, जिसे U बताता है। तो U
यहाँ लिखेंगे ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एम इज इक्वल टू यू होगा। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारा अगर मिरर से पहले है तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस यू। अगेन हमारा पूछ रहा है एम आई, देन एम आई हमारा है इमेज और मिरर के बीच की दूरी, और चूंकि इमेज मिरर के बाद है तो यहाँ पे साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो एम आई इज इक्वल टू प्लस वी। अगेन हमारे पास एम सी बोल रहा है, तो एम सी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आर, और आर हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि मिरर के बाद है, तो एम सी इज इक्वल टू प्लस आर। अब हम इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, देन हमारा होगा म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, एंड फाइनली हमारा होगा म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल मिरर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा फिगर है लेंस का, जो कि हमें यहाँ पर बता रहा है कि लेंस के इस साइड में ओ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमारे राइट साइड में आई पे इमेज बन रहा है। हमारा ओ से इंसिडेंट लाइट ट्रैवल करता है और लेंस के पहले पार्ट में स्ट्राइक करता है। हम जानते हैं कि जहाँ पे हमारा रे स्ट्राइक करता है वहाँ पे सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल क्रिएट होता है, जहाँ से हमें पता है कि हमारा रे या फिर लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है तो हमारा लाइट या रे का स्पीड घट जाता है, और इस कारण से हमारा रे जो होता है वो नॉर्मल की ओर बेंड होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट से रे चल रहा है, जिसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे, वो अगर सीधा जा रहा होता तो हमारा कुछ डायरेक्शन इस प्रकार से होता, लेकिन हमारा जो यहाँ पे नॉर्मल क्रिएट हुआ है एंड चूंकि ये डेंसर मीडियम में जा रहा है तो स्पीड लाइट का घटने के कारण ये नॉर्मल की ओर बेंड कर रहा है। देन हमारा एक इमेज अब यहाँ पे बन रहा है हमारे लेंस के पहले पार्ट के बाद, यानी कि बीच में। अब जो यहाँ पे इमेज बन रहा है वही इमेज हमारा लेंस के दूसरे साइड में स्ट्राइक करेगा, यानी कि अब जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा लेंस के दूसरे साइड के लिए। देन जब लेंस के दूसरे साइड में हमारा इमेज यानी कि ऑब्जेक्ट फॉर दिस साइड हमारा जब लेंस के दूसरे साइड में स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पर भी एक नॉर्मल क्रिएट होगा। और हम जानते हैं कि जब हमारा डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में ट्रैवल करता है लाइट, तब हमारा लाइट का स्पीड बढ़ जाता है और इसी कारण से हमारा लाइट जो होता है, हमारा रे जो होता है, नॉर्मल से दूर बेंड होता है, नॉर्मल से दूर भागता है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारा नॉर्मली अगर ये लाइट ट्रैवल करता तो कुछ इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता, लेकिन अब हमारा चूंकि डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रहा है तो नॉर्मल से अवे भाग रहा है और हमारा फाइनली यहाँ पे एक फाइनल इमेज क्रिएट कर रहा है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लेंस के दिस साइड हमारा ओ बी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, और डी आई है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज के डिस्टेंस को। यहाँ पर हमारा म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर रेयरर मीडियम एंड म्यू टू हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डेंसर मीडियम। अगेन इधर हमारा म्यू वन है, क्योंकि हमारा रेयर मीडियम हो गया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन लिखेंगे। यहाँ पे हमने म्यू टू को 2 बार लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2 बार नॉर्मल क्रिएट हुआ है, इसीलिए हम 2 बार म्यू टू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हुए हैं। हमने इससे पहले रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल मिरर किया हुआ था। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो लेंस है उसमें दोनों साइड से अगर हम अलग अलग फिगर बनाएं तो हमारा बिल्कुल सेम टू सेम रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल मिरर की तरह यहाँ पे हमें दिख रहा है। यानी कि हमारा जो यहाँ मैथमेटिकल डेरिवेशन भी होगा वो भी बिल्कुल रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल मिरर की तरह ही होगा, बस यहाँ पे हमें 2 मिरर के लिए काम करना होगा। हम इन 2 मिरर को समझ लेते हैं।
हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले हमारा लेंस के लेफ्ट साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक रे चलेगा, इसे इंसिडेंट रे कहेंगे, और ये जाके लेंस के लेफ्ट साइड में स्ट्राइक करेगा जहाँ पर नॉर्मल क्रिएट होगा। मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारा जो नॉर्मल कोई भी स्फेरिकल सरफेस में बनता है तो उसका नॉर्मल हमेशा सेंटर को टच करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, सिमिलरली इस फिगर में भी हम देख पा रहे हैं कि जब नॉर्मल क्रिएट हो रहा है, ये भी एक स्फेरिकल मिरर की जैसा ही है, तो यहाँ पे भी नॉर्मल सेंटर को टच कर रहा है। तो हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिलकर एक एंगल बनाते हैं जिसे हम इंसिडेंस एंगल कहते हैं, और हमारा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक एंगल मिलकर बनाते हैं जिसे हम रिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। सिमिलरली हम फिगर बी में भी देखते हैं, हमारा जो यहाँ पे नॉर्मल के साथ ऑब्जेक्ट का रे यानी कि इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे एक एंगल बनाएगा, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो फिगर बी में हमारा जो इमेज बना था, यानी कि यह इमेज हमारा लेंस के अंदर बना हुआ था, और यही लेंस के अंदर बना हुआ इमेज हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम किया था सेकेंड साइड ऑफ लेंस के लिए। तो ये जो हमारा I1 हुआ, इसे हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया है, और यह हमारा सेकेंड साइड के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। देन अब जो हमारा नॉर्मल के साथ ये I1 एंगल बना रहा है, इसे हम I2 यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 माना हुआ है, और फाइनल जो इमेज बन रहा है हमारा I, वो नॉर्मल के साथ क्रिएट होकर एक एंगल बनाएगा, उसे रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि हमारा जो रेयर मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये एक डेंसर मीडियम है जो कि लेंस के अंदर का पार्ट है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहाँ पे हमारा ये जो लेंस के अंदर का पार्ट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, क्योंकि हमने यहाँ देखा हुआ है, और लेंस के बाद वाला हमारा रेयर मीडियम है, तो वहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि μ1 के साथ, यानी कि रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हमारा इंसिडेंस एंगल बन रहा है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा μ2 के साथ इंसिडेंस एंगल बन रहा है। साथ ही फिगर सी में हमारा μ2 के साथ रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, और यहाँ पे μ1 में हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। ये हुआ हमारा फिगर। हम चलिए इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे चलते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना आवश्यक है, जैसे कि साइन कन्वेंशन। हम जानते हैं कि कोई भी मिरर, लेंस, इन सभी के पहले जो भी चीज़ हमारा आता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, वह इमेज हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, वो साइन नेगेटिव होगा, और लेंस मिरर के बाद आता हो तो वहाँ पे हम साइन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। साथ ही हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन का 2 लॉज होता है। पहला लॉ तो कहता है कि नॉर्मल इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन पे होना चाहिए। सेकंड लॉ हमें बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, और यह हमें बताता है स्नेल्स लॉ। तो हम जितना भी रिफ्रैक्शन में मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, चाहे वो स्फेरिकल मिरर के लिए हो, लेंस के लिए हो, या फिर प्रिज्म के लिए हो, हमें स्नेल्स लॉ का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हमारा बेस होगा स्नेल्स लॉ। हम जानते हैं कि स्नेल्स लॉ हमें बताता है कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये टोटली डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम पे। देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमारा ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन फॉर स्मॉल एंगल के लिए हम I/r लिखेंगे, साइन I/sin r को, एंड इज इक्वल टू μ2/μ1। अब हम I के साथ μ1 को ले जाते हैं और μ2 के साथ r को ले जाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर बी के लिए हम इक्वेशन 2 को लिख सकते हैं। फिगर बी में हमारा जो है वो μ1 के साथ हम देख पा रहे हैं कि μ1 के साथ I1 है और μ2 के साथ R1 है, तो हमने यहाँ लिखा है μ1 के साथ I1 और μ2 के साथ R1। ये हमने इक्वेशन 2 को अकॉर्डिंग टू फिगर बी लिखा हुआ है। अब फिगर सी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि
μ2 के साथ हमारा I2 है और μ1 के साथ R2 है। देन हमने लिखा है μ2 के साथ I2 और μ1 के साथ R2। तो हमारे पास ये दो मेन इक्वेशन आ चुके हैं। तो हम I1, R1, I2, R2 को फाइंड करेंगे। हमें यहाँ पे इन सभी वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए हमें एक्सटीरियर एंगल के कंसेप्ट का क्लियर होना आवश्यक है, जो हमने पहले ही समझ रखा है। तो हम I1 और R1 फिगर बी से फाइंड करेंगे और I2, R2 फिगर सी से फाइंड करेंगे। देन हमारा यहाँ पे I1 है। I1 एक एक्सटीरियर एंगल है और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो साथ वाले एंगल को छोड़कर इसके अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो I1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 हम लिख सकते हैं। अगेन हमें R1 फाइंड करना है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि R1 के साथ बीटा 1 और गामा 1 है। यहाँ पे बीटा 1 एक एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ से हम आसानी से फाइंड करेंगे। तो बीटा 1 इज इक्वल टू होगा R1 प्लस गामा 1। देन R1 इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस गामा 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ हम I2 और R2 फाइंड करेंगे फिगर सी से। देन I2 क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है और हम जानते हैं कि I2 यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा नॉर्मल और ऑब्जेक्ट के इंसिडेंट रे के कारण बनता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट रहा ये और हमारा नॉर्मल रहा ये। तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 2 प्लस गामा 2। R2 को हम लिखेंगे अल्फा 2 प्लस बीटा 2। अब हमें यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स फाइंड करने होंगे जो कि I1, R1, I2 और R2 में हैं, जो हैं अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 एंड अल्फा 2 बीटा 2 एंड गामा 2। देन अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 हम फाइंड करेंगे फिर से फिगर बी और फिगर सी में। अल्फा 1 हमारा यहाँ पे है और अल्फा 1 के साथ हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है AOB। देन AOB के लिए हम जब 10 यूज करेंगे तो हमारा AB बाय OB हो जाएगा। अगेन बीटा 1 के लिए हमारा AC1 एंड B जब 10 यूज करेंगे तो हो जाएगा AB बाय BC1। अगेन गामा 1 के लिए हम देखते हैं कि गामा 1 यहाँ पे है। हमें ध्यान रखना होगा कि हम हमेशा लेंस या फिर मिरर के रेफरेंस में ही निकालते हैं। तो गामा 1 के लिए हो जाएगा AI1 एंड B। तो इसके लिए हो जाएगा 10 जब यूज करेंगे तो AB बाय BI1। अगेन जब हम फिगर सी से निकालेंगे अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 2। अल्फा 2 के लिए हमारा हो जाएगा ADC2। देन 10 यूज करेंगे तो AD बाय DC2। बीटा 2 के लिए हमारा हो जाएगा AD अपॉन DI। गामा 2 के लिए हो जाएगा AD अपॉन DI1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 14। नाउ अब हम जानते हैं कि I1 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1। देन अल्फा 1 प्लस बीटा 1। R1 इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस गामा 1 बीटा 1 माइनस गामा 1। I2 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस गामा 2 अल्फा 2 प्लस गामा 2। R2 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 अल्फा 2 प्लस बीटा 2। सॉरी यहाँ पे I1 होगा। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं
कि यहाँ पे I1 यहाँ पे R1 का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे I2 और यहाँ पे R2 का वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ है। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 15, 16, 17 एंड 18 इनटू 3 एंड 4, 10। चलिए सबसे पहले I1 और R1 को 3 में पुट करते हैं, तो μ1 I1 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में हमारा ए बी ऊपर में कॉमन आ रहा है और इसे हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम लिख सकते हैं μ1 जब अंदर ले जाएंगे तो μ1 अपॉन ओ बी प्लस μ1 अपॉन BC1। सिमिलरली μ2 अंदर जाएगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे BC1 हमारा दोनों के पास है, तो इन दोनों को एक साइड ले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं हमारा BC1 कॉमन आ जाएगा, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन BC1। देन हम इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 19। अब हम क्या करेंगे कि I2 और R2 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे μ2 होगा एंड यहाँ पे μ1 होगा। तो μ2 इंटू I2, तो AD अपॉन μ1 के साथ हमारा R2 जाएगा, देन R2 को यहाँ पुट करेंगे। नाउ हम देख रहे हैं कि AD दोनों तरफ हैं, कैंसल हो जाएगा और μ2 और इधर μ1 को अंदर कर देंगे। तो इस DC2 को और इस DC2 को एक साइड ले जाएंगे, तो हम लिखेंगे इसे μ1 अपॉन DI माइनस अगेन हम यहाँ पे DC2 कॉमन लाएंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन DC2। तो हम इसे इसी तरह लिख देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 20। अब हम क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन नंबर 19 और इक्वेशन नंबर 20 को ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हमारा इन दो फिगर्स को ऐड करते हैं तो हमारा फाइनल फिगर ये लेंस का बनेगा। तो हम इक्वेशन नंबर 19 और इक्वेशन नंबर 20, जो कि इक्वेशन नंबर 19 फिगर बी और इक्वेशन नंबर 20 फिगर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐड कर देंगे। तो आफ्टर एडिशन क्या होगा,
नाउ अब हमसे कहा गया है कि सपोज़ कीजिए कि आपका जो लेंस है वो काफ़ी थिन है। अगर आपका लेंस काफ़ी पतला होगा तो यहाँ पे B और D एक जगह पे आ जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि B से I1 का दूरी और D से I1 का दूरी बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि एक ही जगह पे B और D आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि BI1 इज इक्वल टू DI1, क्योंकि B और D एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे BI1 है और DI1 है, तो या तो BI1 को DI1 लिखेंगे या फिर DI1 को BI1 लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं μ1 BI1 is equal to नाउ अब हम देखते हैं कि μ2 अपॉन BI1 माइनस μ2 अपॉन BI1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम करेंगे इसे कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं अब μ1 अपॉन OB एंड प्लस μ1 अपॉन DI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 को हम यहाँ से कॉमन ले आते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 बाई BC1 1 बाई DC2। दिस इज इक्वेशन नंबर 21। अब हम देखते हैं कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 21 है वो क्या कहना चाह रहा है। इक्वेशन नंबर 21 कह रहा है कि μ1 के साथ OB है, यानी कि μ1 के साथ OB, और OB रिप्रेजेंट कर रहा है लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और इसे रिप्रेजेंट करता है U, एंड DI रिप्रेजेंट कर रहा है लेंस से इमेज का डिस्टेंस, और इसे रिप्रेजेंट करता है V। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम U को नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि मिरर लेंस से पहले का चीज़ जो होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होता है। तो μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ1 अपॉन DI V होगा, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि वो लेंस के राइट साइड में है। तो V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। यहाँ पे हम BC1 अकॉर्डिंग टू फिगर B हम देखते हैं BC1 हमारा R1 है, और ये हमारा लेंस के राइट साइड में है, तो ये पॉजिटिव होगा। देन हम लिखेंगे 1 बाई R1। अगेन हमारा जो फिगर C के अकॉर्डिंग R2 होगा वो लेंस से पहले आ रहा है, तो ये नेगेटिव होगा, तो हम लिखेंगे माइनस 1 बाई R2 DC2 की जगह पे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 23। अब हमें यह सपोज करना है कि मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा। हम जानते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ रहता है तो हमारा इमेज फोकस पे बनता है। देन हम लिख सकते हैं U हमारा इन्फिनिटिव है, U यानी कि इमेज का डिस्टेंस लेंस से इन्फिनिटिव है, तो हमारा जो इमेज क्रिएट होगा वो फोकस पे होगा। देन हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को फिर μ1 अपॉन इन्फिनिटिव प्लस μ1 अपॉन V की जगह पे F लिखेंगे, क्योंकि फोकस पे इमेज बन रहा है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। 1 बाई इन्फिनिटिव 0 हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं μ1 बाई F इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। देन हम लिख सकते हैं इसे फिर से 1 बाई F इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1। इस μ1 को हम इधर ले आए हैं, तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। देन 1 बाई F इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2।
2। फाइनली 1/f इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं μ2 1 माइनस दिस इज 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला है। तो हमारा फाइनल जो लेंस मेकर फार्मूला का इक्वेशन है वो ये है। आई होप कि आपको लेंस मेकर फार्मूला समझ में आया होगा, आसान लगा होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थिन लेंस फार्मूला। हमने लेंस मेकर फार्मूला देखा है, बनाया है, आसानी से समझा भी है। बस इसी में से हमारा थिन लेंस फार्मूला निकलेगा। हम देखते हैं कि कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम हेडिंग को चेंज करते हैं लेंस मेकर फार्मूला से थिन लेंस फार्मूला। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा एक तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 23 है और हमारे पास ये जो आया हुआ है जब हमने u की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया हुआ था और v की जगह पे f, तो हमारा एक इक्वेशन यहाँ पर ये आया था। हम इसे 24 कंसीडर कर लेंगे और बाकी सब को, इन सभी का हमें आवश्यकता नहीं है तो इन सभी को हम रफ करते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि 23 और 24 को कंपेयर करेंगे या फिर μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ पर ये और ये दोनों सेम ही है तो इसके जगह पे ये पुट कर देंगे या फिर इसके जगह पे ये पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके जगह पे इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। देन क्या होगा, कंपेयर करने के बाद μ1f इज इक्वल टू μ1 बाई माइनस u प्लस μ1 बाय v। देन μ1 को हम कॉमन लाकर कैंसिल भी कर सकते हैं तो हमारा हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और यही हमारा थिन लेंस फार्मूला हो गया है ना, आसान चीज़। चलिए थिन लेंस फार्मूला भी हमारा क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, यानी कि हम एक जगह पर एक से अधिक थिन लेंसेज को रख कर देखेंगे और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल के देखेंगे, उसका लेंस फार्मूला निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर को समझते हैं। हमारा फिगर में दो थिन लेंसेज है जिसमें हमारा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे सबसे पहले लेंस ए में जाएगा और यहाँ पे हमारा पहला फिगर बनेगा। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा लेंस बी नहीं है तो हमारा जो पहला इमेज बनता वो हमारा कुछ यहाँ पे बनता। अब जब हमारा पहला इमेज यहाँ पे बन चुका है जिसे हमने डॉट लाइन से दिखाया है, तो यह जो इमेज होगा वो यहाँ पे कहीं बना होगा। तो यहाँ पे जो इमेज बना हुआ है यह इमेज अब इस लेंस के लिए, लेंस बी के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे I1 के साथ O लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। देन अब ये ऑब्जेक्ट हो गया थिन लेंस बी के लिए। अब यहाँ से जो इमेज बनेगा वो इमेज हमारा फाइनल इमेज यहाँ पे बनने वाला है। यानी कि जैसे जैसे हम लेंस की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इमेज और भी नज़दीक आता जाएगा। फिगर में हमारा O से P तक ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे रिप्रेजेंट यहाँ पे U कर रहा है। और V1 हमारा पहला लेंस से बना हुआ इमेज का रिप्रेजेंट, और V1 हमारे पहले लेंस से बने हुए इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और भी हमारा सेकंड लेंस यानी कि लेंस बी से बन रहा फाइनल इमेज के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करके देखते हैं। हमने अभी अभी लेंस फार्मूला निकाला हुआ है, थिन लेंस फार्मूला, और उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1/फोकस इज इक्वल टू इमेज माइनस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है इमेज माइनस ऑब्जेक्ट। तो फॉर लेंस ए के लिए हम लिखते हैं 1/f1 इमेज हमारा लेंस ए के लिए क्या है, इमेज हमारा बोल रहा है लेंस ए के लिए V1 है ना, I1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो V1 हो गया। तो 1/V1 एंड ऑब्जेक्ट हमारा 1/u ही होगा। दिस इज इक्वेशन 2। और लेंस बी के लिए हमारा लेंस फार्मूला कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हो जाएगा 1/f2। अब इमेज माइनस ऑब्जेक्ट, तो सेकंड लेंस का इमेज के बारे में बताता है हमारा V।
तो हम यहाँ पे इमेज के लिए लिख देंगे 1 - ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेकेंड लेंस के लिए हमारा जो पहला लेंस का लेंस ए का जो इमेज है वही ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो लेंस ए का जो इमेज है वो V1 है, तो हम लिख सकते हैं 1/V1 दिस इज। अब हम सपोज करते हैं कि दोनों लेंस मिलकर एक लेंस बना हुआ है, तब हमें क्या करना होगा, इन दोनों लेंस को जोड़ देना होगा। तो इसीलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा 1/F1 + 1/F2 = 1/V1 - 1/U + 1/V-1/V1। तो ये V1 और ये V1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/V - 1/U। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 से लिख सकते हैं कि 1/F = 1/F1 + 1/F2। ये हमारे पास दो लेंस है, इसीलिए हमारा जो फोकस हुआ वो F1 और F2 हुआ। अगर हमारा 3 होता तो यही हमारा F1, F2 और F3 होता। सिमिलरली ये बढ़ते जाता। हम इसे अब इन टर्म्स ऑफ पावर समझते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कोई अगर चश्मा पहनता है पावर का, तो अगर जिसका चश्मा का लेंस जितना अधिक मोटा होगा, कहा जाता है कि उसका पावर उतना ही अधिक होता है, और जिसका पतला जितना होता है उसका पावर उतना ही कम होता है। पावर के लिए एक फॉर्मूला है, पावर = 1/फोकस, यानी कि फोकस जितना कम होगा उतना ही पावर अधिक होगा, और फोकस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा पावर घटता जाएगा। जैसे कि हमारे पास अगर थिन लेंस है, यानी कि इसका पावर कम है, और यहाँ पर एक लेंस है जो कि मोटा है, इसका विड्थ ज़्यादा है, तो इसका पावर अधिक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थिन लेंस के लिए हमारा एक सर्कल बना हुआ है और बीच में सेंटर होता है, और सेंटर और लेंस के बीच में हमारा फोकस होता है। तो लेंस और फोकस के बीच की दूरी इतना है जब लेंस थिन है, और जब लेंस थिक है तो हमारा यह सर्कल छोटा बनेगा, और इसके बीच का सेंटर होगा, और सेंटर और लेंस के बीच का फोकस होगा। तो हम देख रहे हैं कि फोकस थिक वाले लेंस का कम है और थिन वाले लेंस का अधिक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर फोकस अधिक हुआ तो हमारा पावर कम होगा, और फोकस कम हुआ तो पावर अधिक होगा। हमने एक एग्जांपल से यहाँ समझा है। मान लेते हैं कि फोकस 1 है तो हमारा पावर हो जाएगा 1 डायोप्टर, और अगर फोकस हमारा 2 है तो हमारा पावर हो जाएगा 1/2 = 0.5 डायोप्टर। तो हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि फोकस जितना अधिक होगा पावर उतना ही कम होगा, और फोकस जितना कम होगा पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमारा जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकस का। तो P = लिख सकते हैं 1/F। तो हम P = लिख सकते हैं 1/F, और अगर हम इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग लिखें तो P = लिख सकते हैं P1 + P2 + P3 +++++। ये हो गया हमारा कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को देखने वाले हैं। चलिए हम पहले फिगर को ही डिस्कस कर लेते हैं। हमारा प्रिज्म है और यहाँ से हमारा रिफ्रैक्शन करना है। हमने P से एक इंसिडेंट रे दिया हुआ है जो कि हमारे प्रिज्म के इस साइड में स्ट्राइक किया है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी सरफेस पर अगर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है तो वहाँ पर सरफेस के प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल क्रिएट होता है, और वह नॉर्मल 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर नॉर्मल एक बना और यहाँ से रिफ्रैक्शन किया। हम जानते हैं कि ये एक रेयर मीडियम है और प्रिज्म का अंदर का पार्ट एक डेंसर मीडियम है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जब हमारा रे ट्रैवल करता है, लाइट ट्रैवल करता है, इन करता है, तो हमारा जो लाइट का स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है, और साथ में इसी के कारण ही हमारा जो लाइट है वो नॉर्मल की ओर बेंड होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला रिफ्रैक्शन हुआ। हमारा यहाँ से एक रे चल रहा है, अगर इसके बीच में प्रिज्म नहीं आता तो यह रे सीधे ट्रैवल करते जाता, लेकिन यहाँ बीच में प्रिज्म आ गया है एक डेंसर मीडियम के साथ, तो यहाँ पर हमारा जो रे है अब नॉर्मल की ओर बेंड हो गया है। अगेन ये हमारा प्रिज्म के दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, और वहाँ से भी
इसके सरफेस पर एक नॉर्मल क्रिएट हो रहा है जो कि इसके ठीक परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये अब हमारा जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा और साथ ही हमारा जो रे है वो नॉर्मल से अवे भागेगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्शन मिस्टेक कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा पहला रिफ्रैक्शन हुआ और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ फर्स्ट रिफ्रैक्शन का। अगेन यहाँ पे हमारा दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ। तो हम जान रहे हैं कि R2 जो होगा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह काम करेगा और साथ ही साथ ये जो हमारा एंगल है ये एक रिफ्रैक्टेड रे की तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ पे R2 लिखा हुआ है और यहाँ पे E लिखा हुआ है। इसका रीज़न ये है कि हमने माना है कि जब हमारा रे इस साइड से इंटर करेगा प्रिज्म में तो हमारा यहाँ पर एक इंसिडेंस एंगल बनेगा और यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे R2 दिया हुआ है और यहाँ पे इंसिडेंस एंगल की जगह पे E माना हुआ है और E का मतलब होता है इमर्जेंस एंगल। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो हमारा इंसिडेंट रे अगर सीधा ट्रैवल करता और हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है इसके सीधे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर एक और एंगल बनता है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आइए हम इस प्रिज्म पर कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा रिफ्रैक्शन का दो नियम होता है और पहला नियम ये होता है कि नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन पे होता है और दूसरा नियम हमारा स्नेल्स लॉ बताता है कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल रिफ्रैक्शन एंगल कितना एंगल बनाएगा ये डिपेंड करेगा हमारा टेंसर मीडियम और रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो हमने अभी पिछले टॉपिक्स में जाना है कि हमारा जो भी मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा रिफ्रैक्शन में वो सिर्फ स्नेल्स लॉ पर ही होने वाला है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये हमारा स्नेल्स लॉ का इक्वेशन है, हम इसे वन मान लेंगे। फॉर स्मॉल एंगल के लिए हम इसे आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन मान सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं फिगर से प्रिज्म से। तो प्रिज्म में हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल एंगल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है ए क्यू एन और आर के बीच में। और हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज एक क्वाड्रिलेटरल एंगल का इंटरनल एंगल का सम होता है 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा नॉर्मल इस प्रिज्म के ऊपर से परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रहा है और साथ में दूसरे साइड में भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम जानते हैं कि हमारा इस क्वाड्रिलेटरल पे ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो 180 डिग्री कंप्लीट हो चुका है, 180 डिग्री बचा हुआ है। तो अब इस एंगल और इस एंगल का समेसन 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए एंड इसे हम लिख सकते हैं क्यू एन आर। एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम चलते हैं ट्राइंगल क्यू एन आर में। हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल का इंटरनल कोण जो होता है उसका समेसन जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पर क्यू एन आर है R1 प्लस R2 और हम इस एंगल के लिए लिख सकते हैं क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देन हम सिंपली लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करते हैं, तब हमारे पास जो आएगा हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू इतना है और यहाँ पे 180 डिग्री इक्वल टू इतना है। तो यहाँ पे 180 डिग्री की जगह पे हम इतना को पुट कर सकते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को, तो हमारे पास आएगा, हम इस एंगल ए को सिंपली ए ही लेकर चलते हैं। तो ए प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर। क्यू एन आर एंड क्यू एन आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 या फिर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। फिगर में हमारा एक डेल है, इसे
एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इसे हमें फाइंड करना होगा। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट दो इंटीरियर एंगल का समेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं कि डेल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस इंटरनल एंगल। लेकिन हमें यहाँ पर ये एंगल नहीं पता है कितना है और ना ही ये एंगल पता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आई हमारा एक एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी हमारा आई हो जाएगा। और यहाँ पर ई हमारा एक एंगल बना रहा है और इसके अकॉर्डिंग ये ई भी हमारा एक एंगल हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है इस एंगल को, तो हम लिख सकते हैं ये हमारा आई है, तो आई माइनस R1। सिमिलरली ये हमारा ई है, तो इस एंगल के लिए हो जाएगा E माइनस R2। तो हम डेल इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल इज इक्वल टू आई माइनस R1 प्लस E माइनस R2, यानी कि डेल इज इक्वल टू आई प्लस E माइनस R1 प्लस R2। हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 का वैल्यू A है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल इज इक्वल टू आई प्लस E माइनस A। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम इस फिगर को समझते हैं। अगला हमारा जो काम है इसी फिगर का है। देन हम देख रहे हैं कि ये जो फिगर है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंस एंगल के बीच के रिलेशन को बता रहा है। यहाँ पर ये बताता है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस में परिवर्तन करते हैं, उसका चेंज करते हैं, वैसे वैसे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होता है। यानी कि इस एंगल को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होगा। हम इस रे को अगर शिफ्ट करते इधर या इधर, तो हमारा ये रे भी शिफ्ट होगा इधर उधर, तो यहाँ हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होगा। तो यही बोल रहा है कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल पे एंगल ऑफ डेविएशन का भी डिफरेंट वैल्यू आएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हमारा I इज इक्वल टू ई, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, यानी कि सबसे कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट मिनिमम एंगल डेविएशन, और हम मिनिमम एंगल डेविएशन जब लिखेंगे तो हम डेल को DM लिख देंगे मिनिमम एंगल डेविएशन के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि I इज इक्वल टू ई हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू ई, और उसी समय में R1 जो होगा वो R2 के बराबर हो जाएगा। तो हम जब ये दोनों एक जैसा हो जा रहा है तो हम इसे सिंपल R मान लेते हैं। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो ये हमारा हो गया डेल इज इक्वल टू DM, एंड ई के जगह पे हम I को पुट करते हैं, तो I प्लस I माइनस A। देन हमारा हो जाएगा DM इज इक्वल टू 2I माइनस A, 2I इज इक्वल टू DM प्लस A, एंड I इज इक्वल टू DM प्लस A अपॉन 2। ये हमारा हो गया I इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया है। तो हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A है, तो यहाँ पे R1 और R2 बोल रहा है कि इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इक्वेशन 4 को लिख सकते हैं R प्लस R इज इक्वल टू A, 2R इज इक्वल टू A, देन R इज इक्वल टू A अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। अब हमारे पास दो वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। इन दो वैल्यू को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म का मैथमेटिकल डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पुट करते हैं साइन I की जगह पे DM प्लस A अपॉन 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R की जगह पे A बाई 2, देन साइन A अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू टू 1। यही हमारा पहला डेरिवेशन है
μ21 इज इक्वल टू साइन dm/a/2 एंड साइन a/2। अब अगर हम इसी इक्वेशन को 6 और 7 को 2 में पुट करते हैं, यानी कि फॉर स्मॉल एंगल के लिए, तो हमारा हो जाएगा dm+a/2 अपॉन a/2 इज इक्वल टू μ21। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये a इधर चला गया, देन dm+a इज इक्वल टू μ21a, dm इज इक्वल टू μ21a माइनस a, देन dm इज इक्वल टू μ21 माइनस 1 और a। ये हो गया हमारा सेकेंड डेरिवेशन कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ हैं जिन्हें हम अपने नंगे आँखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और ऐसे चीज़ों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप 2 टाइप का होता है, सिंपल और कंपाउंड। हम यहाँ भी सिंपल पढ़ रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस का यूज़ होता है, वहीं पर कंपाउंड में 2 लेंस का यूज़ होता है। तो फाइनली हमें ये पता चला कि हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं एक छोटे सी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए, यानी कि हमारा माइक्रोस्कोप हमारे ऑब्जेक्ट के बदले में हमें एक बड़ा सा इमेज बना कर देता है। तो माइक्रोस्कोप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसका नाम है मैग्नीफिकेशन, और ये मैग्नीफिकेशन ही बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसके तुलना में हमारा इमेज का हाइट कितना है। तो ये m इज इक्वल टू h डैश रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ इमेज, और h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताता है मैग्नीफिकेशन। हम इसे v/u भी लिखते हैं, जो कि हमें बताता है कि हम अगर अपने ऑब्जेक्ट को इतना डिस्टेंस में रखते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, कितना लार्ज बनेगा और कितना क्लियर बनेगा। कंफर्टेबल डिस्टेंस एक बोला गया है जिसे हम लोग लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, और जिसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारा लेंस और इमेज के बीच का दूरी अगर 25 सेंटीमीटर रहा तो हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। अगर हमारा इमेज 25 सेंटीमीटर दूरी से अधिक रहा तो वो हमें छोटा दिखेगा, साथ में धुंधला सा भी दिखाई पड़ सकता है। और अगर हमारा इमेज का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम रहा तो वो हमें लार्ज तो दिखेगा, लेकिन वहाँ पर भी हमें इमेज धुंधला ही दिखेगा। तो चलिए हम इसके इम्पॉर्टेंट पैरामीटर मैग्नीफिकेशन पे वर्क करते हैं, क्योंकि यही एक पैरामीटर है जो माइक्रोस्कोप में बताता है इमेज और ऑब्जेक्ट के रिलेशन को। तो चलिए हम देखते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जिसे v/u भी हम लिखते हैं। हमने यहाँ माइक्रोस्कोप में v यानी कि इमेज और लेंस का दूरी को d लिखा हुआ है, और ये u है हमारा ऑब्जेक्ट और लेंस की दूरी। हम जानते हैं कि साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग लेंस या फिर मिरर के पहले वाले अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर इमेज है तो उसे हम नेगेटिव साइन देंगे, और अगर लेंस के बाद है तो उसे हम पॉजिटिव साइन देंगे। तो यहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही हमारा लेंस से पहले है, तो इसे हम नेगेटिव साइन देंगे। तो यहाँ पे हमने b इज इक्वल टू माइनस डी लिखा है और u इज इक्वल टू माइनस यू लिखा है। यहाँ पे v के बदले हमने d लिखा है। चलिए, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके d/u हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। यहाँ पर v के बदले में हमने d लिखा हुआ है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि जब हमारा इमेज 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है तब हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होगा, और जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनता है तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो अब हमारा ये लेंस फॉर्मूला हम अपने फिगर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा b इज इक्वल टू d, और d हमारा नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल, देन माइनस d, एंड u भी हमारा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/e इज इक्वल टू 1/d को इधर ले आते हैं, तो 1/f प्लस 1/d एंड 1/u इज इक्वल टू df। इसको सॉल्व करते हैं तो d प्लस f आएगा,
d को हम इधर ले आते हैं, देन हम लिख सकते हैं d अपॉन u इज इक्वल टू d प्लस f अपॉन f, देन हम इसे लिख सकते हैं d बाई f प्लस f बाई f। तो d बाई u को हम लिख सकते हैं 1 प्लस d अपॉन f। d बाई u को हम इक्वेशन 1 से हम इसे m भी लिख सकते हैं, तो m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई f। ये हमारा मैग्निफिकेशन रिलेशन हो गया फॉर LDDV, लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। d इज इक्वल टू जब 25 सेंटीमीटर होगा, जब हमारा इमेज और लेंस का दूरी 25 सेंटीमीटर होगा तो वहाँ पर मैग्निफिकेशन ये होगा। अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनता है तो अब हमारा लेंस फार्मूला हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू, हमने कहा कि हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, तो इन्फिनिटी पे बनेगा तो v इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी, और यहाँ पर u हमारा चूंकि लेंस से पहले है ऑब्जेक्ट, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई u हो जाएगा। देन हम लिख सकते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई u। अब हम दोनों साइड को d से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा d बाई एफ इज इक्वल टू d बाई u, यानी कि d बाई u इज इक्वल टू d बाई एफ। और हम इसे लिख सकते हैं d बाई u को m, देन m इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा d बाई एफ। तो जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो मैग्निफिकेशन हमारा ये रहा, और जब हमारा इमेज LDDV पे बन रहा है तो हमारा मैग्निफिकेशन ये रहा। आइए अब हम देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि ये ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें एक से ज़्यादा लेंस यूज़ किया गया है। हम फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लेंस यूज़ किया गया है। एक लेंस को ऑब्जेक्टिव कहा गया है और एक लेंस जो आँख के पास लगा हुआ रहता है उसे आई पीस कहा गया है। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी को u से डिनोट किया गया है, UO, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। साथ ही यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है यहाँ पे, तो इसको VO से डिनोट किया गया है। अब ये जो इमेज बना है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा हमारे आई पीस लेंस के लिए, जिसे UE कहा गया है। अब हमारा फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है और इसे हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम माइक्रोस्कोप में जनरली मैग्नीफिकेशन को ही देखते हैं, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला को हम ड्राइव करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लेंसेज यूज़ हुए हैं, तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन भी 2 निकलेगा, एक ऑब्जेक्टिव के लिए और एक आई पीस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम देखते हैं हमारा मैग्नीफिकेशन बोलता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि v बाई u। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमारा है v0 अपॉन u0। देन लेंस के बाद वाले सारे चीज़ पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए हमारा VO पॉजिटिव होगा, और लेंस के पहले वाले सारे चीज़ नेगेटिव होते हैं, इसीलिए UO हमारा नेगेटिव होगा। अब हमारा मैग्नीफिकेशन फॉर आई पीस, तो आई पीस के लिए मैग्नीफिकेशन होगा तो हमारा इमेज के लिए D रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम D लिखेंगे, और D हमारा आई पीस के पहले है, तो हम आई पीस के लिए निकाल रहे हैं मैग्नीफिकेशन, तो D हमारा नेगेटिव होगा। और साथ ही हमारा जो ऑब्जेक्ट अब है, जो इमेज हमारा ऑब्जेक्टिव से बना हुआ था वही ऑब्जेक्ट बनेगा आई पीस के लिए, जिसे हमने UE कहा है, तो ये हमारा माइनस UE होगा क्योंकि आई पीस से पहले है वो, तो माइनस UE इज इक्वल टू D बाय UE। अब हम 2 और 3 को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO इंटू D बाई UE। अब यहाँ से हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे 2 पॉइंट पर, एक LDDV पर, यानी कि जब हमारा इमेज 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा होगा तब, और जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तब। हमारे पास लेंस फार्मूला है, तो हम जानते हैं कि हमारा लेंस फार्मूला गिवन है 1 बाई एफ इज इक्वल टू इमेज माइनस ऑब्जेक्ट।
तो एल डी डी वी के लिए हमारा इमेज हो जाएगा, हम यहाँ पे काम करेंगे सिर्फ आई पीस के लिए, क्योंकि हम आई पीस से ही देखते हैं छोटे से चीज़ को बड़े करके। तो फॉर आई पीस के लिए हम हमेशा आई पीस पर ही काम करेंगे। तो हो जाएगा 1/f ई लिखते हैं आई पीस के लिए। तो 1/f ई इज इक्वल टू 1/, ये हमारा v की जगह पे हमने d लिखना है तो माइनस d हो जाएगा, और ये u हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/u e। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 1/u e इज इक्वल टू 1/f e प्लस 1/, देन 1/u e इज इक्वल टू dfe प्लस d प्लस f e, dy/u e इज इक्वल टू ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 6। देन अब इक्वेशन नंबर 6 को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन निकलेगा m इज इक्वल टू माइनस vo अपॉन uo इंटू 1 प्लस d/fe। ये हमारा हो गया LDDV के लिए मैग्निफिकेशन। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अब हमारा इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, तो लेंस फार्मूला को हम लिख सकते हैं 1/fe। हम यहाँ पे आई पीस के लिए काम करेंगे, इसीलिए 1/fe लिखेंगे इज इक्वल टू 1/v। हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो हम v को इन्फिनिटी करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/u e, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा तो 1/f इज इक्वल टू 1/u e। हम दोनों साइड d से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो d/u e इज इक्वल टू d/f हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब हम 7 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन हमारा निकलेगा m इज इक्वल टू माइनस vo अपॉन uo इंटू d/f। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन 4, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी।